जय हिंद। मैं रेशमी आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल आईएएस लाइब्रेरी में स्वागत करती हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आधुनिक भारत ये लूसेंट का है। लूसेंट का तो इसमें आधुनिक भारत में जितने भी चैप्टर हैं उन सारे को हम एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का साथ दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज एवं संस्थापक, जैसे देखिए अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर। तो अवध का है सआदत खान, हैदराबाद के है चीन की लिच खान या निजाम उल मुल्क आसफ जहां, रुहेलखंड का है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान और बंगाल का है मुर्शिद कुली खान। वैसे ही कर्नाटक का है सादुतुल्ला खान और भरतपुर का है चूरामन एवं बदन सिंह। नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी और सआदत खान का जो असली नाम था वो मीर मोहम्मद अमीन था। आगे हम देखते हैं कि बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था वो मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी पुकारा जाता था। और जहानदार शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। और मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है और जहानदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था और फर्रुख हसीर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। और सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन की चिल खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट में दिया हुआ है कि हैदराबाद की स्थापना जो है वह तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना जो है वह ईरानियों ने की थी। और ईरान यानी फारस के सम्राट जो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और नादिर शाह जो है वो लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउत तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौट गया। थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे मुग़ल सम्राट जो हैं उनके बारे में, उनका शासनकाल कब से कब है तो अब यहाँ पे ना देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट हैं उनका कार्यकाल कब से कब है तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है बहादुर शाह, उसके बाद है जहानदार शाह, उसके बाद फर्रुख हसीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर, बहादुर शाह जफर। तो इन सब का कार्यकाल कब से कब तक है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बहादुर शाह का जो है 1707 से 1712 और जहानदार शाह का जो है वो 1712 से 1713। वैसे ही फर्रुख हसीर का है 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह का है 1719 से 17 से 48 और अहमद शाह का है 1748 से 1754। वैसे ही आलमगीर का जो है आलमगीर द्वितीय का 1754 से 59 है, यानी 1759। और शाह आलम द्वितीय का जो है वो 1759 से 1806 और अकबर का जो है 1806 से 37 है। वैसे ही बहादुर शाह जफर का जो है वो 1837 से 1857 है। तो चलिए आगे देखते हैं कि देखिए, तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल जो शासक था वो कौन था तो मोहम्मद शाह था। और शाह आलम द्वितीय जो है वो अली गौहर
के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की जो हार हो गई थी। नोट में दिया हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वो अहमद खान था। इसने जो है वह 8 बार भारत पर आक्रमण किया था और गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी और बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया एवं रंगून जेल भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय में दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि भारत में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन जो है हम उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा का जो है वो भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था और ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा यहाँ पे मसाले के व्यापार के लिए आया था और उसने 60 गुना अधिक मुनाफे कमाया मसाले से, काली मिर्च के व्यापार से। आगे है इसमें कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, जिसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में खोली थी और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री जो है वो कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुँचे और डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की दूसरी फैक्ट्री जो है वो पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने सिक्के यानी पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी दिया हुआ है और कंपनी का वर्ष दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 में, इसकी स्थापना वर्ष है वो 1498 है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो 1600 है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1602 है और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो 1664 है और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1731 है। आगे देखते हैं कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतरिम रूप से पतन जो है वह 1759 में ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से प्रारंभ हो गया और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 उम्मीदवार थे और पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। नोट में दिया हुआ है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो रेड ड्रैगन है। आगे है कि 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापना की थी।
कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवल्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। नोट में है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में यानी 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया और पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था, पर सफल नहीं हो पाया था उस वक्त। आगे है कि 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। और रो कहने का मतलब है सर टॉमस रो। फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा और रो जो है वह जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में जो है 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं पर किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है इस अवसर पर विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। नोट में दिया हुआ है कि गिराल्ड योंगियार जो है वो 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंसी एवं बम्बई का गवर्नर था, ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जिम्मेवारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंसी हुए। कालांतर में यह कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेक्वेंस मार्टिन ने वालिकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था और 1748 में हुए एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी संधि जनवरी 1755 में ईस्वी के साथ ही युद्ध विराम हुआ और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वह 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी
में शुरू हुए 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। यह पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। आगे देखते हैं कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। देखिए मैं टिक नहीं लगा पा रही हूँ इसलिए कि मेरा जो ये फ़ैन है वो सही से चल नहीं रहा है, कभी उग रहा है कभी नहीं उग रहा है, तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ ऐसे ही, तो आप समझ लीजिएगा। और कहीं कहीं बोलने में मुझे गड़बड़ हो जा रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। देखते हैं बंगाल के नवाब का जो शासनकाल है उसको देख लेते हैं कि कब से कब तक किसका था। तो देखिए मुर्शिद कुली खान का जो वो 1713 से 1727, सुजाउद्दीन का जो है वो 1727 से 1739 और सरफराज खान का है 1739 से 1740। अलवर्दी खान का जो है वो 1740 से 56 है। सिराजुद्दौला का है 1756 से 57 और मीर जाफ़र का है वो 1757 से 1760 और मीर कासिम का है 1760 से 63 और मीर जाफ़र का 2 बार टाइम है तो 1763 से 65। उसके बाद है निजामुद्दौला का जो है वो 1765 से 66 है और सैफ उद्दौला का जो है वो 1766 से 1770 तक और मुबारक उद्दौला का जो है 1770 से 1775 तक। यहाँ पे देखते हैं कि 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सरसूबेदार अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल की जो घटना है वो नामक घटना घटी। इस घटना के जो रचयिता हैं वो जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे और प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण जो है वह पराजित हुआ और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। थोड़ी सी है यहाँ पे नोट में कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे में है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया।
यहाँ पे नोट में है बंगाल का राजधानी का क्रम, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो था। आगे देखते हैं कि एक सेकेंड, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, इसके बारे में देखते हैं कि अंग्रेजों का जो संबंध है मैसूर से किस तरह का था, तो इसी को हम देखेंगे। मेरा कलम सही से नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं टिक नहीं लगा पा रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1742 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। और 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और टीपू ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अब यहाँ पे प्रमुख युद्ध वर्ष और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन से थे ये दिया हुआ है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय है वो 1767 से 1769 है और गवर्नर जनरल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1780 से 84 इस वक्त गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 1790 से 92 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। और टीपू की जो मृत्यु है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर बनी होती थी। नोट में दिया हुआ है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियाँ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मद्रास की संधि हुई थी, वो कब हुई थी तो 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें जो संधि हुई थी वो मंगलौर की संधि हुई थी और 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें हुई थी 1792 ईस्वी। अब देखते हैं कि सिख एवं अंग्रेज को देखेंगे इसमें। तो देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है गुरु नानक यानी प्रथम गुरु को जाता है। सिख एवं अंग्रेज